हेलो एंड वेलकम एवरीवन। टुडे इज वन ऑफ सच डे जिसके लिए हम लोग बहुत दिन से वेट कर रहे थे। अ लॉट ऑफ यू वर रिक्वेस्टिंग कि दिल्ली में जुडिशरी कैसे वर्क करती है, दिल्ली में जज कैसे बनते हैं। एंड आप सब लोगों ने सुना होगा, दिल्ली इज वन ऑफ दोज एग्जाम, वन ऑफ दो जुडिशियल एग्जाम जिसके लिए एवरी स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट इसके लिए एस्पायर करते हैं। तो टुडे वी विल गेट टू नो दिस थिंग। आज हम लोग इस चीज को जानेंगे। तो वी हैव विद अस, हमारे बीच में है शहजादी हालिमा मैम। शी हैज क्लियर्ड द जुडिशियल एग्जाम्स। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैम ने क्लियर करा है द आरजेएस एग्जाम, दैट इज राजस्थान जुडिशियल एग्जाम, एंड लेटर शी ज्वाइन द डीजेएस। डीजेएस भी इन्होंने क्रैक करा है। सो इट्स वन ऑफ सच थिंग जो कि हम लोग बोलते हैं ओवर अचीवर। वी विल गेट टू नो कि हाउ शी डिड ऑल दिस थिंग्स, वो कैसे प्रिपेयर करती थी, व्हाट वाज हर स्ट्रेटजी। तो ये सब चीजें आज के पॉडकास्ट में जानेंगे। सो वेलकम मैम, थैंक यू फॉर कमिंग इन। Thank you so much to you as well for inviting me and sharing my journey with you all and all the aspirants who are coming to listen to us and to see us, because it's very important for all the students and aspirants also to get to see the journey of others, to get inspired and motivated. Thank you so much. Okay, so ma'am, firstly, I would directly jump to the question. How this how you ended up coming into the law field? What was the motivation behind? What was all that thing going? Although since childhood मैं साइंस बैकग्राउंड से थी और मैं साइंस में बहुत अच्छी थी, बट जो जीके, जनरल नॉलेज, सोसाइटी एंड whatever everything, it used to interest me a lot. तो धीरे धीरे जब मैंने जानना और समझना स्टार्ट किया, तो 11th स्टैंडर्ड में आई डिसाइडेड कि मे बी आई वांट टू जंप इनटू द लॉ फील्ड, एंड आई एंडेड अप इन अ लॉ कॉलेज, एंड इट वाज माय चॉइस, नॉट बिकॉज इट वाज द लास्ट ऑप्शन अवेलेबल. करेक्ट, करेक्ट। सो मैम, आप जेएमआई, जामिया मिलिया इस्लामिया मैम लॉ करा है। एंड इट्स यस. वन ऑफ दोज कॉलेजेस जो बहुत ही फेमस हैं, रेपुटेड कॉलेजेस हैं। और हर स्टूडेंट इसका फॉर्म जरूर भरता है। लाइक दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट, सब कुछ हर स्टूडेंट भरने की कोशिश करता है। तो मैम, वो एंट्रेंस एग्जाम कैसा था, वो फेस कैसा था, हाउ टू गेट इनटू द जेएमआई कॉलेज? हाँ, जब मैंने स्टार्ट किया ये सर्च करना कि किस कॉलेज में या किस एग्जाम के लिए फॉर्म फिल करना है, तो क्लैट जैसे अवेलेबल था, एएमयू था, तो इस तरीके से मैंने जामिया का एग्जाम भी दिया. एंड आई फाइंड माई सेल्फ वेरी फॉर्चुनेट दैट आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू बी इन जेएमआई, बिकॉज क्योंकि इसके साथ साथ ना सिर्फ आप एक इंस्टीट्यूशन से जुड़े हो, बल्कि आप उस सिटी में भी आ गए हो, तो वो एक्सपोजर अपने आप में एक डिफरेंट होता है. आई टोटली एग्री मैम। जैसे हम लोग के साथ भी ऐसा ही, लाइक कि अगर कोई स्टूडेंट है, सो मतलब हम लोग कोशिश करते हैं कि वी शुड गेट अ कॉलेज क्लोज टू दिल्ली। लाइक दिल्ली में सारी इंटर्नशिप्स हैं, यू कैन डू अ लॉट। सो मैम, ये जुडिशियल सर्विस कैसे एंटर करना हुआ? लाइक weren't you thinking about यूपीएससी और एडवोकेसी? ऐसा कुछ आपका नहीं था मन में पहले? जैसे जब मैं कॉलेज आई, तो बाकी स्टूडेंट्स की तरफ फर्स्ट सेमेस्टर में वही होता है कि चलो एंजॉय करते हैं, लेट्स सी द सिटी फर्स्ट, लेट्स एक्सप्लोर, लेट्स सोशलाइज. बट जैसे जैसे एग्जाम अप्रोच करने लगे, आई रियलाइज, ओह, आई डोंट इवन नो हाउ टू रीड द लॉ, बिकॉज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो अपने आप में जो मेरे फर्स्ट सेमेस्टर में था, तो वो तो मैंने उससे पहला सेक्शन और दूसरे सेक्शन पर ही अटक गई. आई डोंट अंडरस्टैंड कि डेफिनेशन क्लॉज को कैसे पढ़ना है, कि ये वर्ड्स का क्या मतलब है और उनको कैसे ब्रेक डाउन करना है. देन आई रियलाइज कि ओह, यू नीड टू स्टडी एज वेल. सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग द लॉ. नाउ एट दिस जंक्चर मैंने अपने ऑप्शंस ओपन रखे थे. मुझे पता था कि इवन इफ आई चूज आईएएस और आई चूज टू प्रिपेयर फॉर बीइंग अ लॉयर, या मैं जुडिशरी की तरफ जाऊं, मुझे तीनों के लिए ही लॉ को पढ़ना जरूरी है, उसमें ऑप्शनल होगा. और लॉयर के लिए तो फॉर द होल लाइफ टाइम यू स्टडी लॉ, एंड जुडिशरी में भी ऐसा ही होता है. तो उस तरीके से एग्जाम्स के टाइम से मैंने इसको पढ़ना चालू किया, ऑप्शंस अपने ओपन रखे. मैं रेगुलर इंटर्नशिप्स भी करती थी, रनिंग इंटर्नशिप भी करती थी, बिकॉज मेरे ग्रुप में फ्रेंड्स थे जिनके जो ऑफिस में जाते थे, तो मैं भी जाती थी. धीरे धीरे मुझे समझ आया कि मे बी आई वांट टू बी ऑन द अदर साइड ऑफ द बार. मैंने इस तरीके से डिसाइड किया. ब्यूटीफुल। सो मैम, ये जुडिशियल सर्विस के लिए आपने प्रिपरेशन कब से स्टार्ट करा? कि लॉ स्कूल से स्टार्ट कर दिया था और कि आफ्टर द लॉ स्कूल आपने स्टार्ट करा था? जैसे जुडिशरी की जो अपने आप में तैयारी है, वो मैं बोलना चाहूंगी कि देर इज अ रीजन इट्स कॉल्ड लॉ एंड इट्स नॉट कॉल्ड रॉकेट साइंस. क्योंकि जो लॉ है, इट्स अ सब्जेक्ट ऑफ कॉमन मास, कॉमन कॉमन मास एंड कॉमन सेंस एंड फॉर एवरीवन. अगर आप इसमें कुछ समय देंगे तो वो आपको अपने आप समझ आने लगेगा. कि जैसे मैंने बताया कि जब मैं फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम के टाइम पे जब मुझे समझ नहीं आता था लॉ, दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग द लॉ. तो मैंने अपने एफर्ट देना चालू रखा, और ऐसा नहीं कि आई एम ओनली स्टडीइंग
एट माई एग्जाम टाइम्स। मैं पूरे सेमेस्टर में थॉरली आई यूज टू गो थ्रू द बुक्स व्हेनेवर आई यूज टू गेट द टाइम। क्लासेस करने के बाद, अपनी इंटर्नशिप से वापस आने के बाद, इंटर्नशिप के दौरान इफ मैं कोई फाइल पढ़ रही हूँ जिसमें कोई सेक्शन है आईपीसी का, तो आई यूज टू गो थ्रू द सेक्शंस एंड द लॉ। तो बट जुडिशरी जो मैंने डिसाइड किया था वो थर्ड ईयर में आई डिसाइडेड। और फिर मैंने अपने बीआरएक्स पे आई स्टार्टेड मेकिंग नोट्स ऑफ इट, क्योंकि फॉर सेक्शन 301 दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस, तो मैं अपने बीआरएक में ही मेंशन कर रही थी, सो दैट्स इट्स इजी टू गो थ्रू इट वंस आई रिवाइज इट। सो मैम आपने कॉलेज के टाइम से ही थोड़ा सा उस माइंडसेट से स्टडीज करना चालू कर दिया, लाइक यू स्टार्टेड मेकिंग नोट्स, और मतलब बेरैक में भी आप केसेस वगैरह लिखना चालू कर दी, सो लाइक एक वे फॉरवर्ड हो गया था आपका। डेफिनेटली, डेफिनेटली मुझे लगता है कि अगर कोई भी लॉ स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में उनको लगता है कि अभी काफी टाइम है, तो अपना इसमें वक्त बर्बाद ना करें। इट्स बेटर टू वेर एवर यू आर, इफ यू आर इन फर्स्ट ईयर देन स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द लॉ फ्रॉम दैट ईयर इटसेल्फ, क्योंकि इट टेक्स टाइम टू अंडरस्टैंड द लॉ। अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो आपको समय लगेगा, तो जैसे अगर आप फिफ्थ ईयर में, तो डोंट थिंक यू आर कंप्लीटली न्यू पर्सन, नो, यू ऑलरेडी हैव लॉ इनसाइड यू, यू जस्ट हैव टू एक्सप्लोर इट। तो आप जहां से भी है, यू कैन स्टार्ट इट। यस, आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग एंड गोइंग थ्रू द जुडिशियल सिलेबस व्हेन आई वाज इन थर्ड ईयर ऑफ कॉलेज। ओके, तो मैम वे ऑफ प्रिपरेशन कैसा होना चाहिए एक स्टूडेंट के लिए, फॉर एग्जांपल जो अभी लॉ स्कूल में है? जैसे अगर आप लॉ स्कूल में हो एंड इफ यू वांट टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन, फर्स्ट एंड फोरमोस्ट थिंग इज टू हैव अ गोल इन माइंड कि आप किसके लिए कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर थिंकिंग एट अ ब्रॉड spectrum, जैसे you will also make your parents proud, you will also be able to give something back to the society, so that will give you an initial push। जैसे जब भी मैं सोती थी, I used to think about the expression of parents when I'll tell them the news, so that used to give me a very great motivation and the start for the day। The second thing is very important thing is कि आप अपना ग्रुप देखो कि आप जिनके साथ हैंग आउट कर रहे हो, कैन यू डिस्कस द लॉ विद देम। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं कॉलेज में थी, तो जैसे मैं अपना फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम का आपको एक बताया मैंने इंसिडेंट, तो उस टाइम पर आई हैड फ्रेंड्स अराउंड मी जिसके साथ मैंने लॉ डिस्कस किया कि, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत सिंपल लॉ होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वाज द ओनली हैवी लॉ विच वी हैड, एंड अलॉन्ग विद दैट देयर वाज लॉ ऑफ टॉर्ट। फिर सेकेंड सेमेस्टर से आईपीसी वगैरह आने लगा। तो आपके साथ आपके दोस्त होने चाहिए जिनके साथ आप ये डिस्कस कर सको कि नहीं, दिस इज द राइट इंटरप्रिटेशन, ये नहीं नहीं, ये सेक्शन कहना चाहता है, सेक्शन ये बोल रहा है कि अगर आपकी इंटेंशन हो, नहीं, विदाउट इंटेंशन भी दिस ऑफेंस इज पनिशेबल। सो यू शुड हैव दैट ग्रुप विद व्हिच यू कैन डिस्कस द लॉ एंड इट्स इंटरप्रिटेशन, और फिर उनके साथ डिस्कस करो, अच्छा ये नया लॉ आया है, अच्छा ये केस आया है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे साथ भी मेरे जो फ्रेंड्स थे, नाउ माई हस्बैंड, तो उनके साथ भी हमारे बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स भी हो जाते थे और डिस्कशंस होते थे हीटेड, और फिर वी यूज्ड टू रीच एट अ कंक्लूजन कि अच्छा, फिर हम अग्री करते थे। दिस इज हाउ वी यूज्ड टू गो अबाउट इट, एंड यू शुड आल्सो हैव अ ग्रुप इफ somebody is trying to go through the judicial preparation। सो मींस एक ग्रुप रहता है, सो लाइक वो कंटिन्यूटी बनी रहती है, एंड यू डिस्कस क्वेश्चंस विद देम, और इंटरप्रिटेशन वगैरह सब वर्क करता है। सो मैम, ये आरजेएस और डीजीएस में लाइक व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू एग्जाम्स? क्या 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 डिफरेंसेस हैं, लाइक वे ऑफ स्टडीइंग दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं? जैसे आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, अगर कोई भी एस्पिरेंट है, तो सबसे पहले उनको उसका सिलेबस उठा के देखना चाहिए। सो दैट इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग यू शुड डू। और ऐसा भी नहीं कि पहले, अच्छा पहले किताबें पढ़ लेते हैं या पहले एक्ट्स पढ़ लेते हैं उसके बाद सिलेबस देखेंगे, नो, फर्स्ट ऑफ ऑल आप गेट अ प्रिंट आउट ऑफ द सिलेबस, उसको अपनी टेबल पे रख लीजिए। फिर कुछ चीजें जैसे आप देखेंगे कि आरजीएस में भी देयर आर 5 मेन सब्जेक्ट, आईपीसी, सीपीसी, सीआरपीसी, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, वो सारे एग्जाम्स में आता है। बट उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होना चाहिए? सेकंड स्टेप शुड बी द प्रीवियस ईयर पेपर, प्रीवियस क्वेश्चंस में कैसे आ रहे हैं। जिससे आरजीएस में आपको सिंपल सवाल देखने को मिलेंगे, है ना, कि आप बताइए कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल। वहीं आप दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज में देखेंगे, देयर विल बी अ क्वेश्चन ऑफ 20 लाइन्स, 20 line questions you will get to see। और ऐसा भी नहीं it will be related to contract only, no, it will be amalgamation of contract, partnership and sale of goods act। So your approach should be different, you should start with understanding the law and its previous judgments, landmark judgment, make note of it, but after that preparation strategy तो यही होगी कि आप फिर previous के questions लगाएं। So that will help you a lot and your mindset will also change। तो आपको ऐसा नहीं कि एक साथ आप एक ही महीने में दोनों पेपर के लिए तैयारी करें,
जब भी पेपर आएगा ऑफ कोर्स यू विल बी गेट अ कूलिंग पीरियड ऑफ 1 मंथ, तो उस तरीके से आप अपनी स्ट्रेटेजी को अलग करें। सो मैम जैसे ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहता है लाइक इन जुडिशियल सर्विस एग्जाम्स की सर्विसेज बहुत आगे पीछे आती हैं. So like some states are regular, like I think Rajasthan and Delhi are quite regular, but बहुत सारे स्टेट like यूपी are very much irregular. So मैम टारगेट स्टेट कैसे होता है, मतलब हाउ टू डिसाइड कि कौन सा स्टेट टारगेट करना है, कि someone wants to target यूपी और राजस्थान और दिल्ली, और कि जो फॉर्म्स आ रहे हैं जो भी है वैसे भरते जाना रहता है. इन आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन आई वुड से कि ये पर्सनल प्रायोरिटी पे डिपेंड करता है। अगर आपकी प्रायोरिटी है कि आपको अपनी फैमिली के साथ ही रहना है या आप बहुत मूव आउट नहीं करना चाहते, दूसरा है कि अगर आप चाहते हैं कि यू वांट टू डिलीवर द जस्टिस, यू आर नॉट thinking about your personal life or how you will be staying, where you will be staying, your priority, your preference is to utilize whatever knowledge you have and give justice to the society. So you that at that stage you don't think about the place you are going. लेकिन अगर जैसे कोई हिंदी या हिंदी बेल्ट है, उसमें आते हैं राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, बिहार, उसमें लैंग्वेज इज नॉट द बैरियर। देयर आर सर्टेन एग्जाम्स जहाँ पर लैंग्वेज को प्रेफरेंस मिलती है। फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र वेयर मराठी यू शुड बी नोइंग, गुजरात में उसकी लैंग्वेज है। तो ऐसे स्टेट में आपको अगर एग्जाम देना है, यू फर्स्ट शुड नो द लैंग्वेज। तो unless you are really dedicated and you want to study and understand the language, first give some time to learn that language and go for it. करेक्ट करेक्ट. एंड मैम ये जैसे डीजेस एग्जाम है, सो लाइक प्री की, इन सब एग्जाम्स में प्री की स्ट्रेटजी कैसे रहती है, लाइक प्री एग्जाम्स लाइक शेड्यूल्ड है फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ, लाइक 3 मंथ्स बाद है. सो हम प्री के लिए लाइक कि हम फिर मेंस की स्ट्रेटजी से वर्क करना होगा कि प्री का जो स्ट्रेटजी वो थोड़ी सी अलग रहेगी, मेंस की अलग रहेगी. आप किस तरह करती थी इस चीज को मैम? हाँ, अगर मैं अपनी बात करूं या मैं जनरल बात करूं, तो जैसे मैंने बोला इट्स अ जर्नी टू अंडरस्टैंड द लॉ। तो अगर आप लॉ पढ़ते आ रहे हैं तो आपके पास अब 3 मंथ बचे हैं, तो यू शुड फर्स्ट नो कि विच book to refer for any particular subject. You should have your specific type of notes for it. If you don't have those things and you only have 3 months, so I think it's really difficult task. But still in those 3 months, what you should do is preliminary exam के लिए the first and foremost thing is you should practice as much as possible. Okay. Because practice करने से आपका mindset जो है वो बहुत preliminary exam की तरफ move करेगा, and जब आप क्वेश्चंस लगाते जाएंगे ना, योर प्रैक्टिस विल, योर स्पीड विल इंक्रीज, योर माइंड विल स्टार्ट फंक्शनिंग इन दैट मैनर। तो आप टारगेट करो कि एक दिन में आपको 200 क्वेश्चन सॉल्व करने ही करने, एंड दैट शुड आल्सो इंक्लूड द प्रीवियस क्वेश्चन पेपर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। और फिर उसको लगाने के बाद यू शुड सेपरेट 3-4 आवर्स टू स्टडी योर लॉ, जिसमें आप अपना कोई भी सब्जेक्ट है उसको चूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आई वांट टू स्टडी आईपीसी टुडे, एंड फॉर दैट आई वांट टू रेफर दैट बुक, एंड फॉर सीपीसी आई वांट टू रेफर टू तकवानी फॉर 2 आवर्स। और फिर आप उस 2 आवर्स में सिलेबस के हिसाब से टॉपिक वाइज नोट्स बनाएं। सो आई थिंक दैट स्ट्रेटजी इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। एंड मैम आपने शायद कोई कोचिंग करी थी कि आप विदाउट कोचिंग आपने इस प्रिपरेशन करा की जर्नी में थी? जैसे आई मेड इट अ पॉइंट नॉट टू गो फॉर कोचिंग व्हाइल आई वाज इन माय लॉ स्कूल, because I have already appreciated this fact that you should have a very good group while you study. तो मेरे दोस्तों ने भी मुझे एडवाइस किया कि आप 5 साल में अपने लॉ पे ध्यान दो और कोचिंग को उसी तरीके से यूज करो जैसे कि इट शुड बी यूज्ड। तो माय फादर वाज लाइक ही वांटेड मी टू रेफर टू अ कोचिंग, क्योंकि इट्स मोर लाइक एन इंश्योरेंस कि अब तो हो जाना चाहिए। इफ यू गोइंग फॉर कोचिंग देन यू मस्ट क्लियर इट नाउ। तो क्योंकि मैंने कॉलेज के दौरान ही अपना राजस्थान का प्री क्लियर कर लिया था और जुलाई में मेरा मेंस भी पेंडिंग था, लाइक जुलाई में ही रिजल्ट आया था कॉलेज का, एंड दैट वाज द मंथ आई वाज दैट वाज ड्यू फॉर मेंस। So I did got admission in coaching, but I couldn't go for more than 3 months. But those 3 months helped me a lot in my practice sessions. For example, means mein interview, pre-K papers, and if somebody else is checking your papers, that helps a lot. So in that sense, you should have a mentor who is constantly checking your papers and telling you this is where you are making mistake and this is where you can improve. So that way I use the coaching, but for law part, mostly I did myself. Okay, wow. And ma'am, one of the biggest question is कि जो मेंस है बहुत सारे स्टूडेंट्स का राइटिंग नहीं अच्छी रहती है, हाउ टू एक्सप्रेस दैट थिंग. सो मैम मेंस के लिए आप क्या करती थी, लाइक आप रोज लिखती थी आंसर या व्हाट यू डिड? मेंस के लिए सबसे पहले whatever question is being asked, you should know the main essential ingredient of that topic.
फॉर एग्जाम्पल रेसिड्यू डिकाटा और मर्डर, तो आपको पता होना चाहिए दीज आर द 5 मेन इंग्रेडिएंट्स एंड दिस इज द लैंडमार्क जजमेंट. Beyond that, you can put examples and whatever the problem is asking you to write. जैसे अगर आप जजमेंट टाइप क्वेश्चन आया है कि इफ यू वुड हैव बीन द जज हाउ वुड यू हैव एक्सप्लेन्ड द प्रॉब्लम, तो उसमें ये इंग्रेडिएंट्स के सारे पोर्शन डालने के बाद आप अपने आप को एक्सप्लेन करेंगे. So main question depends mostly on the essential ingredients of the specific section and your interpretation. तो मैं क्या करती थी, मैंने सबसे पहले तो ये समझ लिया था कि बेयर एक्ट्स आर not only the grand norm of India's law. For example, the constitution is grand norm and above that the other laws. तो वैसे ही grand norm is the Bear Act. Bear Act is the grand norm of our exam. उसके Bear Act के ऊपर आपकी specific book. Don't go too much into the books. एक book पकड़ लो और answer writing. Answer writing helps a lot. And somebody who can check it. So I think these are the 4 things: Bear Act, book, and answer writing per day, and somebody who can check it and give you the response. Okay, so main सी मैम आपकी strategy like you wrote every day and got it checked, तो problems पता चली. Mostly. जो मैम preparation journey है, it's a big journey, and इस journey में like demotivation phase आता है. बहुत सारे students coaching में हैं इस वक्त, and so आप उससे कैसे deal करती थी at that moment? हाँ, that happens a lot, and for everyone including me, although I will say after college there was only 4-month period when I had to go through that journey. And I got selected with the God's grace. The same year I completed my law. But I will be lying if I say that I didn't cry or I didn't feel demotivated or I didn't feel that no, I will not be able to clear mains and maybe I'll bring shame to my family. I felt all those emotions. And at that time when you're preparing, it is a huge deal. We say that move on, you know, everyone has their own journey. It is a big deal, but at the same time everyone has their own journey. That is also the truth. So you should realize that once you give your best, once you have put 100% efforts into whatever you were doing, then just relax. Now leave everything to the Almighty, and you should trust the Almighty or whatever the energy source you believe in. There are some moments you should accept it. It's totally fine to feel that way. But motivation comes from somewhere. Get your motivation if exercise is the one. If exercise brings motivation, if talking to your family, mom, dad, if talking to whatever person you have, talking to your friends, talk to them. It's beautiful, beautiful, ma'am. मैम ये क्वेश्चन आपसे है कि जो प्रिपरेशन है ये बहुत एग्जॉस्टिव होता है. लाइक यू हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू कवर और वो आप रेगुलरली पढ़ रहे हो एंड यू हैव टू रिवाइज दैट अगेन एंड अगेन. तो मैम वो आपका शेड्यूल कैसे रहता था? डेली शेड्यूल कैसा रहता था? उसमें आप क्या चीजें इंक्लूड करती थी? सिलेबस या सब्जेक्ट्स को कैसे रखते थे? So how you did that, ma'am? Revision is an issue because syllabus is exhaustive, and I also used to think maybe when the exam will be there I will forget most of the things. So we are all a machine, and whatever how much efforts we'll be putting in, जितने भी आप प्रयास करोगे उसका फल आपको मिलेगा. तो आप ये सोचो कि आप आज आईपीसी पढ़ रहे हो तो फिर आईपीसी का रिवीजन मत करो. अगर आप आईपीसी का एक पोर्शन पढ़ रहे हो तो आज आप सेल ऑफ गुड्स एक्ट रिवाइज कर लो. अगर आप आज कल कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हो तो फिर सिविल का कुछ पोर्शन रख लो रिवाइज करने के लिए. और अपना जो प्रैक्टिस है वो बंद मत करो. कीप प्रैक्टिसिंग, कीप सम पोर्शन अवे फॉर प्रैक्टिस, बट रिविजन में कोई भी एक पोर्शन पकड़ लो. और हाँ, भूलते हैं, ये सच है, आप भूलेंगे, तो टेक इट एज अ फैक्ट. ऐसा मत सोचो कि नहीं बस मैं ही भूलूंगा और ये सबको याद रहता है, बस मैं ही भूलूंगा एंड आई एम द वीकेस्ट पर्सन. नो नो नो, इट्स नॉट लाइक दैट. इट्स टोटली फाइन, बट डोंट फॉरगेट टू रिवाइज. एंड मैम डेली शेड्यूल आप कैसे शेड्यूल करती थी? लाइक आप कितने बजे उठती थी एंड यू नो डे कैसे आपका प्लान रहता था? क्या ये प्लान रहता था और जस्ट इम्प्रॉम्प्टू जैसा जा रहा है ऐसा कुछ रहता था? आई एम अ वेरी रेगुलर पर्सन दैट आई वुड से I am a slave of not discipline. I would say structure. I want structure in my day. और अगर structure होगा, for example, breakfast around 9, lunch around 1. और ये structure जैसे जैसे एग्जाम अप्रोच होता था एक्सीड हो जाता था. वो नॉर्मली ये होता था कि फिर आप थोड़ा ज्यादा एक्सपेक्ट करने लगते हैं खुद से कि नहीं आज आप 4 टॉपिक रिवाइज करेंगे. Correct. तो
लेकिन ये सिर्फ उस टाइम पे होता था जब 1-2 दिन या 4 दिन बचे हैं मेंस प्री में। यू शुड हैव अ स्ट्रक्चर। मेरे ख्याल से स्ट्रक्चर हेल्प्स अ लॉट। आप अपने दिन को डिवाइड कर लें। जब आप सबसे ज्यादा मेंटली फ्री फील करते हैं, जैसे मॉर्निंग में आप सबसे ज्यादा रिलैक्स्ड रहते हैं, तो उस टाइम पे आप वो काम करें जिसमें सबसे ज्यादा एनर्जी लगती है। हम्म। जैसे आपका कुछ पोर्शन है जो आपने बिल्कुल अभी तक नहीं पढ़ा है, तो उसको आप सुबह के लिए शेड्यूल कर लें। एग्री। आपका रिवीजन है, आप उस टाइम पे रख लें जब आप थोड़ा सा वीक, थोड़ा सा ऐसा लगता है कि आप एनर्जी कम है, जैसे आफ्टर लंच आप आपको लग रहा है, तो आप उस टाइम पे रख लें। अगर आप रात में सबसे ज्यादा फ्रेश फील करते हैं, तो बिगेस्ट चंक शुड बी एट दैट टाइम वेर एवर यू आर मोस्ट एनर्जेटिक। आई एम अ मॉर्निंग पर्सन, तो मैं मॉर्निंग में वो सारे सब्जेक्ट्स रखती थी जिसमें सबसे ज्यादा मुझे मेहनत करनी है। जैसे कुछ लोग को सीपीसी से बहुत डर लगता है, तो यू कैन कीप सीपीसी इन द मॉर्निंग and keep some time for exercise or make a structure in your day. That helps a lot. मैम इस पे एक साइंटिफिक थ्योरीज भी है कि लाइक व्हेन यू स्लीप और सो के उठने के बाद अपने बॉडीज में हार्मोन्स का रश बहुत ज्यादा होता है। सो नॉन एपिनेफ्रॉन इज अ हार्मोन जो फोकस हार्मोन होता है। सो व्हेन यू वेक अप और व्हेन यू कम आफ्टर द एक्सरसाइज, तो वो उससे आपका फोकस बहुत बढ़ता है। सो इफ यू स्टडी आफ्टर एक्सरसाइज और स्लीपिंग, तो थोड़ा सा फोकस ज्यादा बढ़ जाता है, लाइक व्हेन एवर यू स्लीप। There's a fact for everything. करेक्ट, करेक्ट। एंड मैम, जैसे व्हाट वर योर सोर्सेज फॉर द सब्जेक्ट्स, लाइक जो भी सब्जेक्ट्स है सीपीसी सीआरपीसी, कि सिर्फ बेयर एक्ट पे आप फोकस थे, और यू हैड सम स्पेशली बुक हर सब्जेक्ट की थी, कैसे, या फिर कोचिंग मटेरियल्स था? कोचिंग मटेरियल, आई वुड से कि मैंने अपने सब्जेक्ट्स को शुरुआत से कॉलेज से ही जब मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, तो मैं बेयर एक्ट को ही मैं मान चुकी थी, और मुझे मुझे अभी भी यही लगता है। और ये आपको भी मान लेना चाहिए जो भी एस्पिरेंट्स हैं, कि बेयर एक्ट से ही सब स्टार्ट होता है। तो मैं बेयर एक्ट पर ही कुछ भी जो भी इंपॉर्टेंट होता था उसी में उसी सेक्शन के पास मेंशन कर लेती थी। हम्म। आप अपना बेयर एक्ट उठाओ और बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड मत रहो। बेयर एक्ट लो एंड वन बुक, वट एवर इज बीन रिकमेंडेड इन योर कॉलेज एंड वट एवर यू फील इज ब्यूटिफुली रिटन। जैसे मैंने तो एविडेंस के लिए खाली विपा पी सारथी जो मेरे सामने भी रखी हुई है, ईस्टर्न ईस्टर्न बुक कंपनी, आई ओनली रेफर टू दैट बुक। और उस बुक में जो भी, और दिस बुक इज रिटन नॉवल फिक्शन स्टाइल, उसमें कुछ कुछ केसेस मेंशन्ड है। आई वेंट थ्रू एंड गूगल दोस जजमेंट्स, उन जजमेंट्स को पढ़ा, अंडरस्टूड द होल कॉन्सेप्ट। करेक्ट। तो मैम आपने बुक्स रेफर करी थी फॉर सब्जेक्ट? मैंने completely books, Bear Act and books. That's what I referred, and judgments. दिल्ली के लिए स्पेशली आपको जजमेंट्स बहुत अच्छे से पढ़ने चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन दोज जजमेंट्स। और जो भी करंट में चल रहा है, जैसे फैमिली लॉ में व्हेन वी डिस्कस एंड वी लर्न अबाउट हिंदू लॉ, तो हिंदू लॉ में काफी चेंजेस आए हैं थ्रू द जजमेंट्स, and करेक्ट। then there were amendments based on that, or there were laws and then amendments took place, or parliament changed the law। तो उस हिसाब से जो करंट अफेयर्स में चल रहा है वो आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। when it comes to Delhi judicial services, you should keep a keen eye on the latest pronouncement, and it's not restricted to the new law, special law, no, it's also based on the evidence. For example, if you're going to the statement of accused at the stage of when evidence of prosecution is complete under section 313, तो उसमें भी आते रहते हैं नई नई जजमेंट्स। तो आपको एक तरफ ध्यान देना चाहिए, कुछ समय उसके लिए भी निकालना चाहिए कि जजमेंट्स क्या चल रहा है। और कम से कम 1 साल के, पिछले 1 साल के जजमेंट कहीं से भी जहां से आपको अवेलेबल और मिल सके ले सकते हैं, आप किसी कोचिंग के भी ले सकते हैं। ओके। मेरे पास तो बहुत ही कम समय था, तो आई रेफर टू द जजमेंट्स प्रोवाइडेड बाय द concerned coaching. I also refer to live law and the different websites available. एंड मैम, ये जजमेंट्स आर फ्रॉम बोथ द हाई कोर्ट्स एंड द सुप्रीम कोर्ट, बोथ, आई बिलीव, दिल्ली हाई कोर्ट। Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैम कि लैंग्वेज जो पेपर होता है इन दिस एग्जाम, सो मैम उसको प्रैक्टिस आप कैसे करते थे? व्हाट यू डिड इन दैट एग्जाम? Yes, that's a very scoring paper and aspirants usually neglect it. और इसमें आप बहुत सारे मार्क्स स्कोर कर सकते हो, और हम सिर्फ और सिर्फ लॉ में खो के रह जाते हैं, एंड वी लूज मार्क्स इन लैंग्वेज पेपर। आपको उसमें भी प्रैक्टिस करने की बहुत जरूरी है। जस्ट बिकॉज यू थिंक यू स्पीक इन इंग्लिश और हिंदी, यू कैन नॉट क्लियर दिस एग्जाम। पेपर, लैंग्वेज पेपर पे आपको बिल्कुल सेपरेटली एक स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। उसमें आता है कि आपको इंग्लिश टू हिंदी लिखना है, हिंदी टू इंग्लिश। हम इतने सारे वर्ड्स बोलते हैं इंग्लिश में, वी फॉरगेट। कभी कभी तो हम इमोशंस की हिंदी क्या है ये भूल जाते हैं, और वो पूरा आर्टिकल इमोशंस पे बेस्ड है। नाउ यू विल नॉट बी एबल टू गेट एनी मार्क्स। 50 मार्क्स का है वो, और आपको इमोशंस का ही वर्ड नहीं पता। अब इमोशंस का वर्ड हिंदी में क्या है आपको नहीं पता, तो आपको आपको सेपरेट स्ट्रेटेजी बनानी होगी। और यू कैन रेफर टू एनी बुक, और हिंदी पेपर पढ़ सकते हो आप। हिंदी पेपर पढ़िए 1 महीने, और ऐसा नहीं कि आपको पूरा ही पेपर पढ़ना है 4 घंटे बैठ के डेली 1 आवर।
half an hour. Keep a separate time for that. एंड मैम आप प्रैक्टिस भी करती थी लाइक चेंजिंग, तो प्रैक्टिस भी आप शायद कभी कभी करते होंगे. हाँ, राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज के टाइम पे मैंने काफी प्रैक्टिस की थी. उन दोनों एग्जाम में राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज का मेंस और दिल्ली मेंस में एक ही महीने का टाइम का डिफरेंस था. तो थोड़ा स्ट्रेटेजी भी सिमिलर हो गई थी, एसिमिलेट हो गई थी. लाइक आई गिव माय राजस्थान जुडिशियल एग्जाम इन सितंबर एंड दिल्ली मेंस इन अक्टूबर. एंड मैम यू ज्वाइन द राजस्थान सर्विस, उसके बाद आपने फिर दिल्ली की प्रिपरेशन, ओके, सो साथ ही साथ आपने लिया था. और एग्जाम ओनली इंटरव्यू वाज लेफ्ट, ओके. जो कि दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज का इंटरव्यू काफी डिले हो गया था. जैसे मैंने बताया कि मेरा कॉलेज जुलाई में ओवर हुआ, जुलाई से पहले ही मैंने राजस्थान प्री क्लियर किया. फिर जुलाई में राजस्थान मेंस वाज ड्यू बट इट गॉट पोस्टपोन्ड, तो मैंने वो सितंबर में दिया. फिर दिल्ली का प्री भी सितंबर में दिया, दिल्ली का मेंस अक्टूबर में दिया एंड क्लियर राजस्थान इन नवंबर. ओके, सो इंटरव्यू देके इन नवंबर में इंटरव्यू हुआ राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज. दिल्ली का इंटरव्यू 1 साल डिले हो गया, पहले दिल्ली राइट्स की वजह से, फिर कुछ और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सटिंजेंसी, फिर कोविड. फिर मैंने 2020 में दिया. ओके, ब्यूटीफुल. मैम जैसे आपने जब आरजीएस निकाला एंड डीजीएस निकाला, सो हाउ वाज योर पेरेंट्स रिएक्शन एट दैट टाइम, लाइक? ओह गॉड, रियली आई एम थैंकफुल टू ऑलमाइटी कि मुझे ये मौका दिया कि मैं अपने मॉम डैड को इतना, अपने मदर फादर को इतना प्राउड फील करा सकूं. आई थिंक वो कभी कभी ऐसा फील करते हैं कि इतना तो कभी खुश मैं अपने आप को नहीं कर पाया, या कोई मुझे नहीं कर पाया जितना खुश आपने किया. दे आर रियली रियली प्राउड एंड आई रियली थैंक ऑलमाइटी कि आई गिव देम दिस मोमेंट ऑफ हैप्पीनेस. एंड आई डोंट नो, मे बी दे थिंक कि नाउ आई विल बी एबल टू गिव मोर टू द सोसाइटी, मे बी दैट्स व्हाई दे आर हैप्पी. आई होप मैं अच्छा कर सकूंगी. मैम ये क्वेश्चन मैंने जिससे ही पूछा, लाइक दोज हु हैव क्रैक्ड क्लैट और एनी जुडिशरी, मैम सबका एक्सप्रेशन बहुत नेक्स्ट लेवल रहता है, लाइक इमोशनल, कि मैम वो मतलब फुलफिलिंग फीलिंग रहती है. लाइक बिल्कुल आप सही कह रहे हैं. मैम हाउ आर योर डेज इन ट्रेनिंग डेज, लाइक इन डीजीएस, आपकी ट्रेनिंग कैसी थी इसमें दिल्ली की? वंडरफुल, वंडरफुल ट्रेनिंग. और मुझे तो लगता है कि 50% तो एक फुलफिलमेंट वाली फीलिंग होती है ना, उसमें हैप्पी मोमेंट्स में निकल जाता है. यू आर मेकिंग फ्रेंड्स, यू आर सोशलाइजिंग, यू अदर ऑफिसर्स हु आर एक्सट्रीमली हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ दिल्ली जुडिशरी. और फिर उनके साथ यू गेट टू स्पेंड सम टाइम एंड दे आर ब्रिलियंट माइंड्स, यू गेट टू डिस्कस इंपॉर्टेंट इश्यूज. और आपके मतलब आप समझते हो इतना सीखने को मिलता है एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करके. एंड देन कम्स द serious thing, you know, we don't take ourselves seriously, but when it comes to work it gets really serious. So we get to see different codes in our limited time of 1 year. मेरी तो ट्रेनिंग कम हो गई थी क्योंकि मैंने राजस्थान में भी ट्रेनिंग की थी, लेकिन जितना भी टाइम मुझे ऑलमोस्ट 9 months मिले, उसमें जो एक्सपीरियंस था कि आप एक एडीजे सर के साथ भी अटैच्ड हैं, आप मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट्स के साथ भी हैं, आप एक जुवेनाइल जस्टिस कोर्ट में भी जा रहे हैं, आप एक वल्नरेबल विटनेस बॉक्सेस में भी जाकर देख रहे हैं कि एक 8 years old गर्ल who has seen a lot of sexual assault, उसका स्टेटमेंट कैसे लिया जा रहा है, and the emotions are really high, and then you are conducting your court and you are managing everything. So there are serious moments and there are moments when you think कि justice should be served. तो उन मोमेंट पे लगता है कि दिस इज व्हाई वी आर हियर, वी आर मोर देन आवरसेल्व्स. करेक्ट, करेक्ट मैम. वो चेयर में बैठना एट द फर्स्ट डे, वो फीलिंग ही आई थिंक नेक्स्ट लेवल रहती होगी, जिसके लिए हर स्टूडेंट ड्रीम करता है, लाइक सिटिंग ऑन दैट चेयर एंड सीइंग पीपल, उनकी प्रॉब्लम्स को देखना एंड गेटिंग देम सॉल्व्ड. एंड आई थिंक दिस इज वन ऑफ द ग्रेट. सो थैंक यू मैम वेरी मच. इट वाज ब्यूटीफुल to have you, and it has been a wonderful podcast. Thank you ma'am very much. Thank you for coming in. Thank you so much. Thank you so much.